नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सेंगर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ ही आपको बताएंगे कि यूपी में दोपहर 1 बजे तक कितना फीसदी मतदान किया जा चुका है। आपको बता दें कि यूपी में आज छठे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है और सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। बता दें 10 जिलों की करीब 57 सीटों पर वोटिंग जारी है और वोटिंग के फीसदी आपके सामने है। आपको बता दें 1 बजे तक उन्नाव में 35.01% वोटिंग हुई और इसी के साथ ही लखीमपुर खीरी में 40.97% वोटिंग की गई है। बलरामपुर में भी 34.25% मतदान हुआ। इसके अलावा अंबेडकर नगर में 40.6% मतदान हुआ। संत कबीर नगर में 34.33% मतदान हुआ है। तो वहीं महाराजगंज में आपको बता दें वोटिंग जारी है और इसी के साथ ही महाराजगंज में 35.32% मतदान हुआ है। तो वहीं गोरखपुर की अगर बात की जाए तो सुबह 1 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि गोरखपुर जिले के विधानसभा कैंपियरगंज कम में पोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय पीपीगंज पर किन्नर समाज के लोगों ने मतदान किया है। किन्नर समाज के लोग यहां मतदान करते हुए काफी उत्साहित भी नजर आए और किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कनकेश्वरी किरण नंदगिरी ने आर्या न्यूज से खास बातचीत भी की है। आपको बता दें शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आया है। तो वहीं आपको बता दें तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैंपियरगंज की, जहां पर आर्या न्यूज की टीम ने किन्नरों से यहां पर बातचीत की है जो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि अद्भुत दृश्य जो किन्नर समाज वर्षों से पीपीए नगर पंचायत पीपीए में रहते आ रहे हैं, इनके द्वारा भी मतदान करते हुए देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि किस मुद्दे पे मतदान की है और कैसी सरकार चुनने जा रही है। क्या नाम आपका? जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कंकेश्वरी कल्याण बोर्ड की सदस्य आज आए हैं हमारे पूरे चेले के साथ, समाज के साथ। और मैं समाज के लिए हर चीज़ करती हूँ, पूजा पाठ, हर एक व्रत, और समाज के लिए मैं लड़ रही हूँ। और समाज के लिए भी नेता आ जाएंगे। जैसे विकास होते आ रही है उसे विकास होते रहे, हमारे जजमान को कोई दुखित ना हो, मैं वही चाह रही हूँ। आज हमारे सब चेले पूरे परिवार आए, हम लोग मतदान किए हैं और कहते हैं ना, पहले मतदान फिर जलपान। जैसा कि बाबा जी जानकारी लेने आए हैं कि जहाँ तक यूपी का चुनाव है, जातिगत चुनाव है, तो आप लोग किस मुद्दे पे मतदान किए हैं? हमारा मतदान क्या है, खुले जैसे सब कर वैसे हम भी कर रहे हैं। और मतदान के बाद रह गई सवाल विकास हो हमारे समाज में, हमारा क्या बोलते, हमारा गांव में, हमारे देश में, यही सबसे बड़ी बात है। बता दें क्या आप कितने बार? मैं यूपी में 98 में आई थी। 98 से 1 साल तो मेरा गैप गया, उसके बाद से तो हमारा चलते ही आ रही है। मैं मतदान करती गई और मतदान होते आ रही, जागरूकता भी करी हूँ, बहुत सा करी, अभियान भी चलाई हूँ मैं। और रह गए साल हमारे जितने हमारे समाज में, हमारा पीपीगंज के जजमान, गोरखपुर के वासियों, जो मैं कहती हूँ सुनते भी, क्योंकि हमारा आशीर्वाद उनको प्राप्त होती है। हमारा आशीर्वाद मूल चीज़ सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अर्धनारेश्वर का रूप कहलाते हैं, मंगलामुखी कहलाते हैं, और उसके बाद में क्या उनको देवता भी हम कहते हैं। तो ये इसलिए हमारे जजमान हमारे बात सुनते भी हैं, हमारा बहुत सम्मान करता है। इससे बढ़ के गोरक्षनाथ बाबा मंदिर पे, उनके चरणों पे हूँ, गोरक्षनाथ महाराज के चरणों पे, कि आज मैं इस गोरखपुर में आई हूँ। मैं भाग्यशाली मनाती हूँ कि हमारे दाता जजमान इतने अच्छे हैं। बहुत से किन्नर कहते हैं हमारे देश में हमारे गांव में आती, हमारे शहर में आती, लेकिन मुझे गोरखपुर भा चुकी है। इसलिए मैं आज पूरा दिलो जान से, मैं, मेरे चेले, मेरे पूरे समाज कार्य कर रही हूँ। जैसे कि देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश जातिगत समीकरण से मत होता है, देखा जाए तो क्या किन्नर समाज क्या जातिगत समीकरण से हट के अन्य मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? नहीं, हम सब एक हैं, जात से लेके। आपको कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 10 जिलों की 57 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक की बात की जाए तो करीब 22% मतदान हुआ और इसी दौरान महाराजगंज, बलिया, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में ईवीएम के खराब होने के कारण मतदान बाधित रहा है। महाराजगंज के सदर विधानसभा में बूथ संख्या 432 पर ईवीएम खराब होने की वजह से सुबह से ही लाइन में लगे मतदाता परेशान होने लगे। यहां पर पोलिंग टीम ने ईवीएम को दुरुस्त किया, जिसके बाद बलिया के सिकंदरपुर में और गोसाईगंज में प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 121 पर ईवीएम खराब होने की खबर आई।
इसी दौरान कुशीनगर के मिश्रौली में भी बूथ संख्या 250 में और आनंदपुर के बूथ संख्या 36 और 37 की ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आई, जिसकी वजह से करीब आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में भी और बसडीलिया में बूथ संख्या 189 पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान प्रभावित रहा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी बुधवार को उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी पहुंची हैं। ममता बनर्जी के वाराणसी पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा और यह आरोप लगाया कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जब लिखा कि भाजपा के बिगड़े हालात हैं क्योंकि दीदी भैया साथ हैं। सपा नेता ने आगे लिखा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हुई शर्मिंदा हार से सदमे से अभी उभरी भी नहीं है, इसीलिए सुश्री ममता बनर्जी जी को बनारस में काले झंडे दिखा रही है। ये भाजपाइयों की हताशा का ही दूसरा रूप है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश भी बुरी तरह से हार रहे हैं। तो वहीं वाराणसी पहुंचने के बाद सीएम ममता बनर्जी गंगा आरती के लिए दक्षेश्वर घाट भी पहुंची हैं, जहां पर हालांकि वाराणसी पहुंचने के बाद वो गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी के साथ एक चुनावी जनसभा करने भी पहुंची। यहां उन्होंने सूत्रों ने बताया है कि बनर्जी अब वाराणसी में बृहस्पतिवार को अखिलेश यादव के साथ एक और रैली करेंगी और शुक्रवार की शाम को वो कोलकाता वापस लौटेंगी। आपको बताते चले कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में कोलकाता में एक प्रेस वार्ता के दौरान ममता बनर्जी ने यह कह दिया था कि मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए वाराणसी जा रही हूं। मैं विश्वनाथ मंदिर घाट भी जाऊंगी और वहां दिया जलाऊंगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में जौनपुर के मछली शहर में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने इसी दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले अवैध हथियार बनते थे, जिसका इस्तेमाल लोगों को डराने और कत्ल करने के लिए होता था। आज गोला बारूद और मिसाइलें बन रही हैं, जिनका इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बदलाव बीजेपी सरकार में हुआ है। अमित शाह ने आगे रैली में कहा कि 2014, 2017 और 2019 में आपने बीजेपी को जिताया था। ये अखिलेश बाबू हल्के गेंदबाज हैं, अब इन्होंने फुल टॉस गेंद डाली है, उस पर अब आपको जीत का चौका लगाना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने चारों ओर एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और मेट्रो का जाल बिछाकर प्रदेश की गरीब जनता के भविष्य को संवारने का काम किया। जौनपुर से पहले अमित शाह ने चंदौली में भी एक रैली की, जहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में यूपी अपराध और दंगे के अलावा किसी और चीज में आगे नहीं था। हम इसे निर्माण और दूध मटर के उत्पादन में पहले नंबर पर और चावल के उत्पादन में तीसरे नंबर पर लेकर आए हैं। अमित शाह ने आज देर शाम को वाराणसी भी वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। अमित शाह की कई तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई, जिनमें वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को मऊ पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कई पुश्तों से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ रही है और वो उनके आगे कभी झुकेंगी नहीं, बल्कि संघर्ष करेंगे। प्रियंका गांधी ने सपा और बसपा को भी आड़े हाथों लिया और ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी के नेता झुक जाएंगे, बसपा के नेता झुक जाएंगे, घरों में दुबक जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ना इनसे डरेगी, ना इनके सामने झुकेगी, बल्कि वो न्याय के लिए संघर्ष करेगी और भाजपा का सामना करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे मऊ जिले में इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज, मधुबन में और खैराबाद, मोहम्मदाबाद, गोहना में और आजमगढ़ के रानी के सिराय में भी जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की उन्होंने अपील की और कहा कि जो धर्म जाति के नाम पर जज्बातों को उभार कर वोट मांगते हैं, उन्हें बिल्कुल वोट मत दें। प्रियंका गांधी बोली कि इतिहास में कोई ऐसी जंग नहीं हुई जो बिना लड़े जीती गई हो। ये सपा बसपा लड़ नहीं रहे, ये जीत कैसे जाएंगे? ये समझौता करेंगे, 5 साल समझौता करके अपने घरों में दुबके रहेंगे और सरकार बनेगी तो भी यही करेंगे। ये लोग बीजेपी का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए बीजेपी सरकार पर, मेरे परिवार पर वार करती है, क्योंकि वो जानती है कि हम नहीं झुकेंगे। हमें हिरासत में ले लें, हमें जेल में डाल दे, हमारी जान ले लें,
लेकिन हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। तो वहीं बात करें अगर यूक्रेन के हालातों पर, तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग अभी भी जारी है, बल्कि इस जंग ने एक और भयावह मोड़ ले लिया है। और इसी जंग के मद्देनजर भारत ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र के प्रस्ताव में आज भी वोटिंग से परहेज कर लिया है। हालांकि भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के थमने की वकालत जरूर की। भारत ने कहा है कि मतभेदों को बातचीत और कूटनीति से ही सुलझाया जा सकता है। भारत के इस फैसले पर अब अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने यह कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर बाइडेन प्रशासन ने भारत से स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की थी। और अमेरिका सीनेट ने समिति के सुनवाई में सहायक राज्य सचिव डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत किसी भी पक्ष का साथ नहीं लेने का रुख अपनाए हुए है। भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 2 चीजों पर ध्यान दे रहा है। लू ने यह कहा कि हम भारत से रूस के हमलों के खिलाफ एक विपरीत और एक स्पष्ट रुख अपनाने का आग्रह करते हैं। यूएनजीए में भारत के रुख की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही अमेरिकी सांसदों ने आलोचना की है। तो वहीं भारत ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सीजफायर के आह्वान का समर्थन करते हैं। हम यूक्रेन के बिगड़े हालातों के चलते चिंतित हैं, लेकिन बातचीत और कूटनीति से ही मसले का हल निकल पाएगा। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के सामने भी इस संबंध में बात की है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 141 देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने वाले कदम के पक्ष में वोट किया और 5 राष्ट्र इसके खिलाफ थे, जिसमें भारत समेत 35 देशों ने भाग लिया है। तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में छात्रों को वापस लाने संबंधी एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका दायर करने वाले एक वकील की मांग थी कि यूक्रेन से छात्रों को निकालने के लिए कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उसकी बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि भारत सरकार पहले ही वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अपना काम कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि मैं वहां फंसे नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मुझे उनके लिए खेद है। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहूं कि वो युद्ध रोक दें? क्या मैं रूस के राष्ट्रपति को युद्ध रोकने का निर्देश दे सकता हूं? इस मामले में कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से बेंच की सहायता करने की अपील की। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 8वां दिन है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। इस दौरान खार्किव में 3 स्कूल और एक चर्च हमले में तबाह हो गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि 1 मार्च तक इस मामले में और इस हमले में यूक्रेन के करीब 752 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में सरकार वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। और इसी बीच आपको बताते चलें कि यूपी में दोपहर 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि यूपी में 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा। गोरखपुर में 36.66% वोट हुआ, अंबेडकर नगर में 40.6%, संत कबीर नगर में भी वोटिंग हो चुकी है, बलरामपुर में 29.89, देवरिया में 34.95, सिद्धार्थनगर में 36.51 और बलिया में 36.39% वोट हुआ। कुशीनगर में 29.63 और बस्ती में 31.48% तक वोटिंग 1 बजे तक की जा चुकी है। फिलहाल आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि गोरखपुर में 36.66%, अंबेडकर नगर में 40.6%, संत कबीर नगर में 34.33 और महाराजगंज में 35% से करीब वोटिंग हो चुकी है। ये तमाम यूपी की हम आपको बता रहे हैं कि 10 जिलों में जो मतदान जारी है उसके वोटिंग प्रतिशत। और फिलहाल मतदान जारी है जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और इसी के साथ ही यूपी में 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपके सामने है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।